तो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा मोल कंसेप्ट, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, वो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा H2O2 के बारे में जानेंगे कि H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये है क्या और इसका यूज़ क्या होता है। आप लोगों ने H2O तो सुना ही होगा जो कि वाटर है, लेकिन यह है H2O2, इसका पूरा नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस वजह से क्योंकि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो ये सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। अगर आपके पास कहीं इस तरह का बॉन्ड देखने को मिले ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, तो इसको हम लोग पेरोक्सी लिंकेज या फिर पेरोक्साइड लिंकेज कह देते हैं, पेरोक्सी लिंकेज। तो इस पेरोक्सी लिंकेज की वजह से इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम दिया गया है। तो अब ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये H2O2 इतना अनस्टेबल होता है कि ये टूट जाता है वाटर और ऑक्सीजन में, अपने आप ये टूट जाता है। तो बेसिकली ये जब ब्रेक होता है ना, तो H2O और साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से दो ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़ के O2 बना लेते हैं। लेकिन ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है, इसी के वजह से हम लोग ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है और इसी वजह से ये H2O2 हमारे लिए यूज़फुल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ भी हम लोग इसीलिए करते हैं कि वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। आपको हेयर का ब्लीचिंग करना हो तो उसमें भी हम लोग H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। अब ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ से क्या मतलब है ये समझेंगे। यहाँ आप देखें H2O2 का एक डब्बा है जिसमें 20 वॉल्यूम्स यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ, ये देखें यहाँ पर 20 वॉल्यूम्स आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर चाहें तो 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन भी लिखा हुआ हो सकता था। एक्चुअली H2O2 सॉल्यूशन जो है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और सॉल्वेंट है हमारा वाटर। तो ये वाटर और H2O2 का सॉल्यूशन है, इन दोनों के मिलने से बना है। तो अगर 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब है कि 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हमारे लिए यूजफुल किस तरह से था। H2O2 हमारे काम का था ही नहीं, इससे दरअसल जो ऑक्सीजन बन रहा है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मोलर H2O2 लिखा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि सॉल्यूशन में H2O2 कितना है। तो ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ये एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है, इसको इसलिए डिफाइन किया गया कि ये हमें H2O2 का अमाउंट ना बताए, कोई एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स हो जो सीधा ऑक्सीजन का अमाउंट बता दे कि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो जो O2 बनेगा वो कितना बनेगा, सीधा ये पता चल जाए। जो अपने काम की चीज़ है सीधा उसका कंसंट्रेशन पता चल जाए। इसके लिए एक नया कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन किया गया जिसका नाम है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आगे हम लोग डिटेल में वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ रह रहा है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पढ़ने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लें कि ये दिखता कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी फेमस है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ देखें 2 लोन पेयर प्रेजेंट होगा इस ऑक्सीजन पे और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होगा इस ऑक्सीजन पे। ये कुछ इस तरह से ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। तो आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसा कि आपको पीछे भी बताया कि H2O2 जो सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट की तरह होगा हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और यहाँ पर सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट की तरह होगा हमारा वाटर, वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। तो और ये जब डिकम्पोज होगा तो वो रिएक्शन भी मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ कि H2O2 डिकम्पोजेज इनटू H2O प्लस ऑक्सीजन, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, फिर जो डिफिनीशन लिखा है वो पढ़ भी दूंगा। आपके पास ये जो H2O2 सॉल्यूशन है ना, H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन, उसका आप 1 लीटर सॉल्यूशन ले लें।
1 लीटर सॉल्यूशन आपको लेना है और उसमें जो H2O2 प्रेजेंट होगा उसको आप कंप्लीटली डिकम्पोज होने दें। तो जब वो H2O2 कंप्लीटली डिकम्पोज होगा तो आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो ऑक्सीजन गैस जो निकला है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन के डिकम्पोज होने से जो ऑक्सीजन गैस निकला है एट STP, उसका कितना वॉल्यूम है, वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 लीटर आपने H2O2 सॉल्यूशन लिया, उसको डिकम्पोज होने दिया, तो जितना वॉल्यूम यानी कि जितना लीटर ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगा आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन एट STP, वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हो जाएगा। यहां पर अब आप डिफिनेशन पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ O2 गैस obtained at STP by complete decomposition of 1 liter of H2O2 solution। मेरे ख्याल से डिफिनीशन आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसको हम लोग यूज किस तरह से करेंगे अब थोड़ा सा वो समझते हैं। यहाँ पर फिर से मैं रिएक्शन लिख देता हूँ पहले। यहाँ देखिए हमारे पास H2O2 का एक सॉल्यूशन था, ये डिकम्पोज हुआ वाटर और ऑक्सीजन गैस में, और हमारे पास बाय डिफिनीशन H2O2 का कितना वॉल्यूम लेना था, 1 लीटर। अब इसका 1 लीटर सॉल्यूशन जब हमने लिया तो लेट सपोज कि V लीटर O2 गैस बन गया एट STP। तो यहां पर V क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। लेकिन ये जो V लीटर बना है इसको जरा मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो कोई भी गैस एट STP अगर V लीटर बन रहा है तो उसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल होता है गिवन वॉल्यूम यानी कि V लीटर डिवाइडेड बाय 22.7। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड। अब आप स्टोइचियोमेट्री से बताएं कि अगर V बाई 22.7 मोल O2 प्रोड्यूस हुआ है तो इसके लिए कितना मोल H2O2 रिक्वायर्ड होगा। बैलेंसिंग से आप देखें 1 मोल H2O2 से हाफ मोल O2 बन रहा है, यानी कि जितना O2 बन रहा है उसका 2 गुना H2O2 है, 2 टाइम्स H2O2 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 जो प्रेजेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 2V अपॉन 22.7। अब यहां से देखें हम लोग मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं इसी H2O2 सॉल्यूशन का इन टर्म्स ऑफ V क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो जरा देखें कैसे फाइंड करेंगे। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर सॉल्यूट क्या है हमारा H2O2, और H2O2 का कितना मोल है, 2V अपॉन 22.7। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर, तो जब आप इसको 1 लीटर से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये अपना मोलरिटी हो गया, यहाँ से कैंसिल कर दें 2 से 22.7, तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 अपॉन 11.35 हो जाएगा। अब ये रिलेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि मोलरिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 अपॉन 11.35। अब यही NTP पूछे या ओल्ड STP पूछे तो वहाँ पर मोलरिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, क्योंकि पुराने NCERT में जो NTP है उसी को STP बोला जाता था, है ना, ओल्ड STP इसी को हम लोग बोलते हैं। लेकिन अब न्यू STP पे हम लोग 11.35 से करेंगे। होपफुली आप लोग ये चीज़ें जानते होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब आगे से वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन अगर आएगा तो होपफुली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करें। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन है हमारे पास कि a bottle of H2O2 is labeled as 45.4V। इसका मतलब आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दे दिया गया है। अब दो चीज़ आपको बताना है, पहला मोलरिटी, दूसरा मोलरिटी। अब देखें हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलरिटी में रिलेशन पता है, तो आपको कुछ भी पूछे ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ देके तो आप सबसे पहले मोलरिटी फाइंड कर लें। अब आपने एक बार मोलरिटी फाइंड कर लिया तो आप मोलरिटी को किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स में कन्वर्ट करने में कंफर्टेबल हैं। तो इसलिए जब भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन हो आप सबसे पहले मोलरिटी निकाल लिया करें। और यहाँ तो खैर पहला ही क्वेश्चन मोलरिटी ही पूछ रहा है, तो अपना रिलेशन क्या है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.35। तो यहाँ से आ जाएगा मोलरिटी इज इक्वल्स टू 45.4 डिवाइडेड बाय 11.35। जब आप इसको
डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 आ रहा होगा, तो यहाँ पर हमारा 4 मोलर सॉल्यूशन है। ये जो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया था उससे हमने मोलरिटी फाइंड कर लिया, 4 आ गया। अब आप लोगों ने मोलरिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन पढ़ा होगा, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये रिलेशन आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर मोलरिटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हो तो उससे डायरेक्ट मोलरिटी बताने के काम आता है ये रिलेशन। तो अब आप यहाँ पर देखें, आपने मोलरिटी फाइंड कर लिया है 4, तो यहाँ पर जो कैपिटल M है इसके जगह पे मैं 4 रख दूँ तो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी, और यहाँ पर डेंसिटी का वैल्यू कितना गिवन है 1.2, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर रख देंगे 1.2 माइनस मोलरिटी के जगह पे 4 और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अपना सॉल्यूट है H2O2 जिसका कि 34 है मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा अपना 4000 डिवाइडेड बाय 1200 माइनस 4 इंटू 34 करेंगे आप 136 आ रहा होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 से थोड़ा सा कम वैल्यू जो है वो मोलिलिटी का आ जाएगा। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करते हैं, अप्रोच किस तरह से करते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन किस तरह से किया गया है ये समझ में आया होगा, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक सिमिलर कंसंट्रेशन टर्म्स है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, उसमें भी स्टूडेंट्स को दिक्कत रहता है। तो अगर आपको परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता देंगे। अगला वीडियो हम लेके आएंगे परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाय ऑल, थैंक यू ऑल।